हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे जिसका नाम है बिल ऑफ राइट्स। जब ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि बिल ऑफ राइट्स में दिया क्या हुआ है। बोथ दीज एग्जाम्पल शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग राइट्स एंड ऑफ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स। तो याद करो, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा, टॉपिक का नाम क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। उसमें हमने दो केस स्टडी को पढ़ा। पहले हमने अंडरस्टैंड करा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनकी केस स्टडी, और मचाल लालूंग की केस स्टडी को हमने अंडरस्टैंड करा। उसमें हमने अंडरस्टैंड करा कि दोनों के ही राइट्स क्या हुए थे, वायलेट हो रहे थे। और उसके बाद हमने समझा था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट्स होना, क्योंकि अगर राइट्स ना होते तो क्या होता? तो वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता। ठीक है। सिमिलरली मचाल लालूंग को कोई फ्री कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बेसिक राइट्स हो, क्योंकि बेसिक राइट्स की वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। हमारे साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है तो फिर हम अपने सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपने राइट्स को रीस्टोर करवा सकते हैं, दोबारा से एक तरीके से इन्फोर्स करवा सकते हैं। ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी। और साथ साथ में हमने ये भी समझा कि राइट्स होना एक अच्छी बात है, लेकिन राइट्स को इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर राइट्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे ना तो राइट्स का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर राइट्स को इन्फोर्सेबल करना होगा। राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे मचाल लालूंग के केस में एनएचआरसी आई प्रोटेक्शन करने के लिए, और वर्कर्स के केस में कौन आया? वर्कर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट आया प्रोटेक्शन करने के लिए। तो वी नीड एक्चुअल बॉडी। हमें हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए जो हमारे राइट्स को इम्प्लीमेंट करे अगर राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो। ठीक है। तो हमने दो चीज़ें समझी, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, और साथ ही साथ में अगर राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो दोबारा से राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए जो है हमें कुछ सर्टेन बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब हम इस टॉपिक में अब समझ लेते हैं कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है। ठीक है। नया शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल मीनिंग है। तो क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंड करते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, therefore it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called bill of rights. क्या कह रहा है? ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है? ज़्यादातर कंट्रीज़ में जितने भी सिटीजन्स होते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है? देखो, डेमोक्रेसी की पहचान यही होती है कि लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, है ना? तो जब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो एक लिस्ट दी जाती है, एक लिस्ट ऑफ राइट्स दी जाती है सिटीजन्स को। और ये लिस्ट ऑफ राइट्स कौन देता है? ये लिस्ट ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है। ठीक है। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी ही जो लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पहली चीज़ क्या है कि वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता रहा है कि ये जो लिस्ट हमने दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिस्ट दे रखी है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है? ये दोनों चीज़ें कहलाई जाती है बिल ऑफ राइट्स। सो व्हाट इज़ बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स इज़ अ लिस्ट ऑफ राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड भी होती है। उसी लिस्ट ऑफ राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी लिस्ट ऑफ राइट्स को हम लोग बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब और क्या है बिल ऑफ राइट्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर्स आर रेमेडी इन केस देर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। क्या कह रहा है? तो बिल ऑफ राइट्स क्या कह देता है? बिल ऑफ राइट्स गवर्नमेंट को मना कर देता है, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि तुम कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लोगे, तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से लोगों के राइट्स का वायलेशन हो। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जो बिल ऑफ राइट्स में लिखे हुए राइट्स हैं उनका वायलेशन हो जिसकी वजह से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन नहीं कर सकती, पहली चीज़। साथ ही साथ एक रेमेडी भी इंश्योर करना है। रेमेडी का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ को गवर्नमेंट की एक्शन की वजह से हमारे राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो फिर किस तरीके से हमारे राइट्स दोबारा से रीस्टोर होंगे, तो उसके लिए भी क्या है? उसके लिए एक रेमेडी भी प्रोवाइड करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एक स्टेप दिए जाते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंडिया में ये है कि चलो ठीक है, अगर आपका राइट का वायलेशन हुआ तो फिर आप क्या जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को कि तुम ये नहीं कर सकते, और अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई एक्शन करा है तो उस एक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर देगी, और दोबारा से जिन लोगों का राइट्स एक तरीके से वायलेट हुआ था उन लोगों के राइट्स को रिस्टोर कर देगी। ठीक है। तो मचाल लालूंग के केस में ये चीज़ किसने करवाई थी? एनएचआरसी ने करवाई थी। और एशियन वर्कर्स के टाइम पीरियड में ये चीज़ किसने करवाई थी? एशियन वर्कर्स के केस में ये करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इससे हमने क्या अंडरस्टैंड करा? बस एक सिंपल सी चीज़ समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक लिस्ट ऑफ राइट्स देता है। ठीक है,
लिस्ट ऑफ राइट्स देता है और उस लिस्ट ऑफ राइट्स से हमें कुछ सर्टेन राइट्स मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस लिस्ट ऑफ राइट्स, वो लिस्ट ऑफ राइट्स में जो राइट्स लिखे हुए हैं ना, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, कैसे उनका अगर वायलेशन हो जाता है तो उस केस में क्या रेमेडी होगी, क्या स्टेप एक इंडिविजुअल ले सकता है, वो चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है साथ में। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है बिल ऑफ राइट्स के बारे में। अब जब हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक लिस्ट ऑफ राइट्स देता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्टेप्स बताता है, तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं या कौन कौन से ऐसे एक्शन है जिसकी वजह से हमारे राइट्स थ्रेट में आ सकते हैं, हमारे राइट्स खतरे में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आपकी बुक में 3 पर्टिकुलर एक तरीके से पर्सन दिए गए हैं। ठीक है, एक तरीके से पर्सन दिए गए हैं जो हमारे राइट्स को कभी कभी थ्रेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, अनदर पर्सन। दूसरा क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा क्या है, गवर्नमेंट खुद। इन तीनों के एक्शन की वजह से कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में कभी कभी हमारे जो राइट्स हैं, जो लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जिसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, वो वायलेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अनदर पर्सन का एग्जाम्पल क्या है। अनदर पर्सन में सपोज अगर आप देखोगे, अनदर पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक फ्रीडम, हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमें डरा रहा है, हमें धमका रहा है कि अगर तुमने कुछ बोला, ठीक है, अगर तुमने कुछ ऐसा बोला जो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। एक तरीके से इस तरीके से थ्रेटन किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली उसका राइट टू लाइफ भी छीनने के लिए बोला जा रहा है। मतलब एक तरीके से उसके राइट टू लाइफ को भी थ्रेट किया जा रहा है और साथ ही साथ में उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी लिया जा रहा है बाय अनदर इंडिविजुअल, जो उसको डरा रहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। तो क्या होगा, उस केस में वो व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा और पुलिस प्रोटेक्शन मांगेगा, और दोबारा से अगर पुलिस नहीं सुनती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएगा और प्रोटेक्शन की डिमांड करेगा। ठीक है, तो ये एक खतरा हो सकता है, इट कैन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा इंडिविजुअल हमारे राइट्स को भी कभी कभी कर्टेल कर सकता है। ठीक है, तो दूसरे इंडिविजुअल के एक्शन से हमें अपने राइट्स को बचाना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सपोज अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मेल को तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन विमेन डिस्पाइट बीइंग वर्किंग सेम तरीके से विमेन जो है वो काम कर रही है, सेम हार्डवर्क कर रही है, सेम घंटे का काम कर रही है, लेकिन फिर भी उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको इक्वल पे नहीं किया जा रहा। तो ये क्या है, ये उनके राइट्स का वायलेशन हो गया। राइट टू इक्वालिटी का इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर केस में वायलेशन हो गया। तो फिर यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी वो अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हमें भी उतना ही इक्वल पेमेंट चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे राइट्स कभी कभी क्या हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ने सपोज बिना मर्जी के किसी को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने ऐसे ही बिना किसी रीज़न के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो क्या होगा, वो व्यक्ति जाएगा, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट के पास अपील करेगा कि देखिए मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई क्राइम नहीं करा, मैंने किसी लॉ को ब्रेक नहीं करा, तो फिर मेरा राइट टू लिबर्टी, मेरा जो फ्रीडम है, ठीक है, उसको क्यों कर्टेल किया जा रहा है, मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्यों छीना जा रहा है। इस तरीके से वो आवाज़ उठाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राइट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों के एक्शंस की वजह से थ्रेट हो सकता है, चाहे वो अनदर पर्सन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। इन सब के एक्शन से हमें अपने राइट्स को बचाना है, और ये बचाने के लिए ये जो प्रोटेक्शन है कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ये चीज़ किसने दी है, ये रेमेडी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ठीक है, तो सम अप करें, इस पूरे टॉपिक में हमने क्या अंडरस्टैंड करा, हमने छोटा सा टॉपिक अंडरस्टैंड करा है जो कि है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ राइट्स होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड भी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक गारंटी होती है कि तुम्हारे राइट्स तुम्हें दिए जा रहे हैं, और अगर कोई राइट्स का वायलेशन करेगा तो फिर तुम्हारे पास एक रेमेडी भी है कि तुम अपने राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग करी और हमने अंडरस्टैंड करा कि किस किस तरीके से किन किन एक्शंस की वजह से हमारे राइट्स के ऊपर कभी कभी खतरा हो जाता है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था। अब इस चीज़ को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करो। ये जब हम बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं ना, तो जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका में भी ये जो लिस्ट ऑफ राइट्स है उसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में भी इस चीज़ को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लिस्ट ऑफ राइट्स दी गई है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, उस चीज़ को हम इंडिया में बिल ऑफ राइट्स नहीं कहते हैं, उस चीज़ को हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या अंडरस्टैंडिंग करी कि
ये जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वेस्ट में क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से वो चीज़ जानी जाती है। लेकिन इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है, जो बेसिक राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है और उनकी प्रोटेक्शन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, उस चीज़ को हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसी फंडामेंटल राइट के टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीड करते हैं, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैज़ रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। हमें पता है कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो फिर उस टाइम पीरियड में हमने बहुत ज़्यादा एक बात समझी, गहराई से समझी कि राइट्स होने कितने ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ब्रॉड लेवल पर राइट्स होने कितने ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हर बार देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स जिसके जब मर्जी आ रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर ले रही है, जब मर्जी आ रही है तो फिर मार भी दिया जा रहा है किसी को भी, जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था, हमने अंडरस्टैंड करा कि राइट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राइट्स नहीं होंगे तो गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमानी तरीके से लोगों को दबाएगी, लोगों को कुचलेगी, लोगों को जो फ्रीडम है उसको छीन लेगी, जब मर्जी आएगी तब छीन लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने उस दौरान समझ ली थी, इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है, ठीक है। अब समझने के बाद हमने एक स्टेप भी उठाया। वो स्टेप क्या था? मोतीलाल नेहरू कमेटी के फॉर्म में। मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार एज बैक इन 1928। क्या कह रहा है? 1928 में एक कमेटी बिठाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। ये कमेटी ने क्या करा? ये कमेटी ने रिकमेंड करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देखो, हमें कुछ सर्टेन बिल ऑफ राइट्स चाहिए, हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, हमें भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए, और हमें भी बहुत सारे अदर फ्रीडम चाहिए जो आप हमें फुल तरीके से दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मोतीलाल नेहरू कमेटी ने एक लिस्ट बनाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है तो फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, एंड ब्रिटिशर्स दे डिड नॉट वांटेड टू लिमिट देयर पावर्स। वो अपनी पावर्स को लिमिट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से हमें ये ज़रूर समझ में आया कि हमें हमें पूरी की पूरी जानकारी थी इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स के बारे में, और हम उस चीज़ को ट्राई भी कर रहे थे। हम इस चीज़ के लिए ट्राई भी कर रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें राइट्स दे, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझो। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी हमें कोई राइट दे ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक छोटा सा भी राइट नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल लीड ही नहीं कर पाते। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग जब गांधी जी थे या फिर जितने भी लीडर्स थे वो सभी लोगों को एक साथ लेकर आ रहे थे, लोगों को हम प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, पीसफुल तरीके से भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन वायलेंट तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी वर गिवन दिस राइट, हमारे पास ये अधिकार था कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, बट इस पर लिमिटेशंस थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी राइट नहीं थे, नहीं, राइट थे, लेकिन बहुत लिमिटेड राइट्स थे। इसीलिए बिना किसी रीज़न के भी किसी को अरेस्ट कर लिया गया, फेयर ट्रायल का अधिकार किसी का नहीं था, और इवन अगर किसी को मार भी दिया जा रहा था तो भी उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। राइट्स थे बट लिमिट, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे हमारी राइट्स के ऊपर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर को कम नहीं करना चाहती थी। इसलिए हमने मोतीलाल नेहरू कमेटी के अंतर्गत जब बिल ऑफ राइट्स पेश भी किए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानने वाले, हम ये राइट्स नहीं देंगे आपको। समझ गए? बस ये अंडरस्टैंडिंग करो। तो जब हमें बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है, तो जब भारत आज़ाद हुआ, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। हर कोई ये चीज़ कह रहा था कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंक्लूड करना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिसाइडेड था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पीरियड से पहले ही डिसाइडेड था कि ये चीज़ हम करेंगे। अब और क्या दिया हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स को लेट डाउन करा कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन राइट्स को हम स्पेशली प्रोटेक्टेड राइट्स कहते हैं। स्पेशली प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? ये एक गारंटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दे रखी है कि अगर ये राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो फिर प्रोटेक्शन करी जाएगी, ठीक है। और प्रोटेक्शन कैसे करी जाएगी? जो हम बार बार बता रहे हैं कि हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, एंड अदर बॉडीज़ भी है जो हमारी राइट्स का प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। तो ये स्पेशली प्रोटेक्टेड राइट्स को क्या कहा गया? इन स्पेशली प्रोटेक्टेड राइट्स को कहा गया फंडामेंटल राइट्स। अब
थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये ऐसे राइट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको अलग से लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अलग से लिखा गया है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलग से, ये जो स्पेसिफिक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इन्हीं राइट्स के साथ डील करता है। फंडामेंटल राइट्स को हमने इसलिए पार्ट 3 में अलग तरीके से लिखा, और इन लोगों इन फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन भी बनाए इनके प्रोटेक्शन के लिए। स्पेशल प्रोविजन क्या है? एक तो प्रोविजन है आर्टिकल 32 के फॉर्म में, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 है, और ये चीज़ और ज़्यादा डिटेल में इसी चैप्टर में दी गई है। बस छोटा सा समझ लो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में यही है कि अगर हमारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ स्पेशल प्रोविजन में आती है। तो जब हमारे पास ये स्पेशल प्रोविजन आ जाता है तो फिर हम अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से अंडरस्टैंड करी कि फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक राइट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स में ये जो राइट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी दिया गया है ताकि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम दो प्रकार के राइट्स को समझेंगे। हम डिस्टिंक्शन करेंगे कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में अंतर क्या है, फंडामेंटल राइट्स में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को समझते हैं। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट होते हैं वो प्रोटेक्ट करे जाते हैं और इन्फोर्स करे जाते हैं ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा। देखो समझो, अगर मैं क्वेश्चन करूँ लॉ कौन बनाता है इंडिया में, आप बोलोगे पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। अब बोलोगे कि स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है वो बनाते हैं, ठीक। तो ये जो पार्लियामेंट है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है वो लॉ बना रही है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी लॉ की, तो ये दो बॉडीज़ है जो लॉ बना रही है। और लीगल राइट का मतलब क्या है? लीगल राइट्स का मतलब है वो राइट जो इन लॉ के द्वारा हमें मिलते हैं, ठीक है। वो राइट जो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। हमारे पास बीइंग अ कंज्यूमर हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, और वो राइट्स किसकी वजह से मिले हैं? वो राइट एक ऑर्डिनरी लीगल राइट की वजह से मिले हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाया गया एक्ट है, और इसके द्वारा हमें बीइंग अ कंज्यूमर, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमारे पास कुछ सर्टेन राइट्स हैं। अगर उन राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो हम इसी एक्ट के अंतर्गत, इसी लॉ के अंतर्गत हम जा करके कंज्यूमर जो फोरम है, जो कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पर जा सकते हैं और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है बेसिकली ऑर्डिनरी लीगल राइट। एक और लीगल राइट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे लॉ के द्वारा दिए गए हमें कुछ राइट्स है, ठीक है। समझ में आ गया? ये बेसिक होते हैं ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, जो कि ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव बनाती है उसके द्वारा हमें मिलते हैं। दूसरा राइट क्या है? ये हमने समझा ऑर्डिनरी के बारे में, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के बारे में। दूसरा राइट होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट नहीं बनाती, फंडामेंटल राइट्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं बनाती। ये ऑर्डिनरी लीगल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। ये हमें संविधान ने दिए गए, संविधान ने हमें दिए हैं, और संविधान ने हमें प्रोटेक्शन भी दी है कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी करवा सकते हैं अगर इनका वायलेशन होता है तो। समझ में आ गया? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि एक तो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, वही फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा हमें दिए हैं, ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है। ओके, समझ में आ गया? ये चीज़ हमें समझनी है। और एक और चीज़ है दोनों में, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में एक और अंडरस्टैंडिंग करनी है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में बी चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, बट अ फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। क्या कह रहा है? अगर हमें ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो वो लेजिस्लेचर चेंज कर देगा, ठीक है। लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर वो चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग के जरिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा समझो कि अगर, जब यहाँ पर एक चीज़ पहले समझो कि जब हम ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए हम अपने जो एक्ट है,
उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं तो हम सिंपल फॉलो करेंगे, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हम बिल लेकर आएंगे, बिल पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लेकर आएंगे और फिर उसके बाद उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, कमिटीज़ में रेफर किया जाएगा, फिर उसके बाद वोटिंग करी जाएगी उस चीज़ पर। यह सिंपल सा तरीका है और यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी के जरिए वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके जरिए हम अपने राइट्स को चेंज कर सकते हैं, अपने जो लीगल राइट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें सपोज फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो फंडामेंटल राइट्स को ऑर्डिनरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर ली। तो अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। जब हमें इस चीज़ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो ये चीज़ कोई सिंपल मेजॉरिटी के जरिए नहीं हो सकती। जैसे ऑर्डिनरी लॉ को हमने पास कर दिया, ऑर्डिनरी लॉ में हम सिंपल मेजॉरिटी के जरिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए होगी स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा। बस इतना यहाँ पर समझो कि हमें यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना है। वहीं पर अगर हम ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को अमेंड करते हैं तो वहाँ पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है, इतना ही समझो। डिटेल में अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी को और सिंपल मेजॉरिटी को और समझना है तो हम आने वाले चैप्टर्स में उस चीज़ में डील करेंगे, उस चीज़ को हम वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। केवल यहाँ पर इतनी ही जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने ये दोनों में अंतर समझ लिया कि ऑर्डिनरी लॉ को अगर हमें चेंज करना है, चाहे हमें मैटरनिटी बेनिफिट को चेंज करना हो या फिर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चेंज करना हो, तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए राइट्स हैं, इनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसको चेंज करने का। बस इतना समझ लो। ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली दो प्रकार के राइट्स के बारे में। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है तो जुडिशरी किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, इसके बारे में हम समझेंगे। जुडिशरी हैज़ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द वायलेशन बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जुडिशरी के पास ये अधिकार है, जुडिशरी के पास ये अधिकार भी है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जुडिशरी के पास ये पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कभी भी वायलेशन होता है गवर्नमेंट के एक्शन के द्वारा तो फिर जुडिशरी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। जुडिशरी क्या करेगी, ऑर्डर करेगी गवर्नमेंट को। जैसे कि स्टार्टिंग में केस स्टडी हमने पढ़ी वर्कर्स की, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो फिर उस टाइम पीरियड उसमें क्या हुआ था, उस केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि देखो गवर्नमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम इंश्योर करोगे उन लोगों को मिनिमम वेजेस मिले। समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ इस तरीके से करी जाती है। ओके, एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय जुडिशरी इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। इस चीज़ को समझो कि जब भी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का कोई एक्शन ऐसा होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो उस चीज़ को जुडिशरी क्या बोल देगी, इलीगल बोल देगी। ये बोल देगी कि ये चीज़ नहीं हो सकती, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और रेस्ट्रिक्ट देम इन एन अनरीजनेबल मैनर। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करती है जिसकी वजह से हमारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, किस तरीके से, अनरीजनेबल में। अनरीजनेबल का मतलब क्या है, अनुचित तरीके से, गलत तरीके से अगर हमारे राइट्स रेस्ट्रिक्ट करे जा रहे हैं तो फिर उस केस में भी क्या कर देगी, सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि ये जो एक्शन लिया गया है वो इलीगल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सपोज पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने बिना किसी रीज़न के किसी व्यक्ति को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये उस व्यक्ति का वायलेशन हुआ, उस व्यक्ति के राइट का वायलेशन हुआ। कौन सा राइट, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्योंकि वो वायलेट हो गया है तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि देखो बिना किसी रीज़न के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट पुलिस को बोलेगा कि इस व्यक्ति को फ्री करो। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर बिना किसी रीज़न के कुछ गवर्नमेंट के लोग किसी के भी घर को तोड़े जा रहे हैं, बिना किसी रीज़न के अगर तोड़ा जा रहा है घर, ठीक है, या फिर प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसको लीगल नोटिस देना चाहिए था, बिना नोटिस के ही, बिना वार्निंग दिए ही अगर घर को तोड़ा जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी उनका जो राइट टू शेल्टर है ना, वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बिना
नोटिस दिए, जो फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, एक तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनको एक तरीके से उनके घर को डिमोलिश किया जाएगा, तो फिर वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट टू शेल्टर है वो वायलेट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ऑर्डर देगा गवर्नमेंट को। फिर समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन अगर ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो फिर हमारे पास तरीका है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर या फिर हाई कोर्ट में जाकर के हम अपने केस को रख सकते हैं। क्लियर है? एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है, कभी कभी क्या होता है जब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अनरीजनेबल तरीके से क्या करती है, अनरीजनेबल तरीके से हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। अनरीजनेबल का समझ लो एग्जाम्पल, दो प्रकार के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एक होता है रीजनेबल, एक होता है अनरीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या है कि वो चीज़ ठीक है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पॉइंट के बाद पहले हम अनरीजनेबल को समझ लेते हैं। अगर किसी ने सपोज गवर्नमेंट, कोई एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, और पॉलिटिशियन तो नहीं बट सपोज कोई एक गवर्नमेंट है, ठीक है, अभी जो जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए किसी ने एक कार्टून बना दिया, सपोज कार्टून बना दिया गया है और उसमें थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया जा रहा है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी को। ओके, तो अब अब क्या होगा, अगर सपोज गवर्नमेंट की कोई एजेंसी उस कार्टून को बैन कर देती है और उस पब्लिशिंग हाउस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा देती है और उस पब्लिशिंग हाउस को भी बंद कर देती है, तो पब्लिशिंग हाउस के पास क्या अधिकार है? उस पब्लिशिंग हाउस के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखो, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमने अपने कोई राइट का वायलेशन नहीं करा है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम सिंपल क्रिटिसाइज ये तो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना गलत बात तो नहीं है। अगर कोई पॉलिसी गलत है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें कमियां क्या है ना, बट इट डज़ नॉट मीन कि गवर्नमेंट हमारे पब्लिशिंग हाउस को या फिर जो हमारा अधिकार है कार्टून बनाने का, कॉमिक बनाने का, उसको ही एक तरीके से हमारे ऊपर बैन कर दोगे आप। इस तरीके से वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अपना केस रखेंगे, और जैसा सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगेगा, अगर कि यहाँ पर अनरीजनेबल तरीके से उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उन लोगों को ये फ्रीडम देगा कि तुम बना सकते हो वो कार्टून। समझ पा रहे हो? ये अंडरस्टैंडिंग होती है। इस चीज़ को कहा जाता है कि अगर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को रीस्टोर करेगा, हमारे राइट्स को जो गवर्नमेंट ने छीन लिए बिना किसी रीज़न के या गलत तरीके से, वो रीस्टोर करे जाएंगे, दोबारा से हमें वापस मिलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट लाइन बचती है, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक चीज़ समझो, जब मैं कह रही हूँ कि हमारे ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, और दो प्रकार के रिस्ट्रिक्शन, एक है रीजनेबल, एक है अनरीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या है? रीजनेबल का मतलब जो बिल्कुल ठीक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक रिस्ट्रिक्शन है, और जो ज़रूरी हो जाते हैं कुछ कुछ सर्टन कंडीशंस में, वो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट उन रिस्ट्रिक्शंस को हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट। हमारे राइट ऐसा नहीं है कि हमारे राइट्स एकदम एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते, नहीं, जब ज़रूरत लगेगी तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगी। हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हर राइट के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के नाम पर, मोरालिटी के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज हमारा कोई शो है, उसमें इट डज़ नॉट मीन कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो हम किसी को भी गाली दे या फिर किसी को भी कुछ भी बोले, नहीं, पब्लिक मोरालिटी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास बिल्कुल है, लेकिन मोरालिटी भी एक चीज़ होती है। तो अगर आपने पब्लिक मोरालिटी को वायलेट करा तो गवर्नमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आपके शो को बंद भी कर दिया जा सकता है, आपका जो चैनल है उसको बैन भी किया जा सकता है। समझ रहे हो? ये रीजनेबल है, क्योंकि आपके राइट की वजह से दूसरों लोगों के राइट का वायलेशन होगा, गवर्नमेंट उन लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आपके राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी और आपको रोकेगी ताकि आप दूसरों लोगों के राइट्स को वायलेट मत करो। समझ पा रहे हो? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है कि दो प्रकार के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने ज़रूरी है कंट्री को सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि आपके एक्शन की वजह से दूसरों लोगों के राइट्स हार्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हर राइट के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट हर राइट के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस
दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही, और उस रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पर गवर्नमेंट हमारे एक्शंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, हमारे फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कुछ सर्टन केसेस में। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो वो रेस्ट्रिक्शन भी हम समझ लेंगे। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होगी, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, और साथ ही साथ कैसे हमारी जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, चीज़ें क्लियर हो गई हो तो कमेंट कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें जो राइट्स दिए गए हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।